Hello everyone. In this video, we are going to learn section number 23 and section number 24 of CGST Act. Okay, along with that, we are going to learn some procedures. Okay, registration का application का क्या process रहता है, ये सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में. Let us start. And this video is applicable to all levels. Okay, CA Inter, CMA Inter, CA Final, CMA Final, सभी के लिए ये वीडियो applicable है. ठीक है, so let us start. अभी यहाँ पर मैं सेक्शन नंबर 23 एंड 24 इसका पहले ब्रीफ आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. सेक्शन नंबर 23, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है. ओके, द पर्सन हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. द पर्सन हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. ओके, जिन लोग को नंबर लेने का कोई जरूरत नहीं है. एंड सेक्शन नंबर 24 ऑन द अदर हैंड इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, सेक्शन नंबर 24 इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप लोग का जो सेल्स है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो अगर 10 लाख 20 लाख क्रॉस नहीं भी हुआ है तो भी आप लोग को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा. इसको बोलते हैं अपन कंपल्सरी नंबर. अभी ये जो एग्जेम्प्ट एंड कंपल्सरी है, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पहले से मालूम है. वो पॉइंट्स को हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे. ओके, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेगा वो हम लोग करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. अभी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को कौन सा पॉइंट मालूम है, खाली इतना सोचो कौन सा पॉइंट मालूम है. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ. चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 में सीखा था. चलो, वेरी गुड, आया आंसर. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रिसिपिएंट, यस. तो सबसे पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 24 में था, आरसीएम का रिसिपिएंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था. बरोबर है. सो ऑन द अदर हैंड, अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का सेल्स करता है, ओके, जैसे एग्जांपल लॉयर. ओके, तो अगर कोई आरसीएम का ही सप्लायर है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सब सेल्स जो है उसके ऊपर जीएसटी कौन भरने वाला है, रिसिपेंट. तो आरसीएम के सप्लायर को नंबर लेने का जरूरत नहीं. लेकिन आरसीएम के रिसिपेंट को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि उसको जीएसटी भरना है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है. ओके, सेकंड क्या मालूम है आप लोगों को, बताओ. सेकंड हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा था. ओके, 40 लाख का लिमिट जब सिखाया तब मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हमने देखा था. एंड थर्ड हम लोगों ने देखा था इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सप्लाई ऑफ सर्विसेज मोर देन ₹20 lakhs और 10 lakhs. ओके, इन दोनों का मीनिंग एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ. अगर आप लोग दूसरे किसी स्टेट में बेचना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर आप गुड्स बेचना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आप लोग को सर्विस देना है दूसरे किसी स्टेट में, तो आप लोग को एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगा, 20 लाख तक, 10 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट. ठीक है, उस लिमिट तक आपको नंबर नहीं लेना है. ठीक है, आ रहा है पॉइंट समझ में. अगर मैं गुड्स किसी को सेल करता हूँ, समझो ₹1,00,000 का गुड्स सेल किया इंटर स्टेट, तो मैं बिना रजिस्ट्रेशन के सेल कर ही नहीं सकता. लेकिन अगर मेरे को 1 लाख का सर्विस देना है इंटर स्टेट, आई कैन प्रोवाइड इट अप टू ₹10 lakhs और 20 lakhs. क्लियर है क्या? लेकिन अभी हम लोग इसके विपरीत साइड, दैट इज सेक्शन नंबर 23 के साइड पर हम लोग अभी देखेंगे. यहाँ पर लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. लेकिन अगर वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स निकले, ओके, सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, तो इस केस में सप्लायर को लिमिट मिलेगा. ओके, 10 लाख का, 20 लाख का, या तो 40 लाख का, उतना तक वो सेल्स कर सकता है. ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मीनिंग होता है कि जो गुड्स प्रिडोमिनेंटली हाथों से बने हो. ओके, हैंडमेड शॉल्स होते हैं. ओके, और भी कुछ हैंडमेड जो भी गिफ्ट वगैरह होता है, मालूम है, एक मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो वो सब हैंडमेड चीजें.
तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो होते हैं उसको इंटरस्टेट बेचने के लिए आपको लिमिट मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया पॉइंट? ओके। थर्ड पॉइंट यहां पर, पर्सन एंगेज्ड इन पर्सन एंगेज्ड इन engaged in exclusively exempt supply, exclusively exempt supply, मतलब कि जो भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट चीज बेचने वाला है, मतलब कि उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आने वाला है, ना ही उसको आईटीसी मिलता है। ओके, अगर आपका आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है। तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, जीएसटी भरना भी नहीं है, तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आया पॉइंट? अभी थर्ड पॉइंट का ऑपोजिट लिखते हैं यहाँ पर, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर अप टू अप टू ₹10 lakhs और 20 lakhs, मतलब कि 10 लाख 20 लाख तक अगर आपका सर्विस है तो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आ रहा है समझ में? आगे, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं पर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एंड एनआरटीपी को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, एनआरटीपी का फुल फॉर्म इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ओके, इन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 27 में, वो हम लोग देखेंगे। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एंड एनआरटीपी को, इन दोनों को क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है, कौन से गुड्स? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उस केस में उसको लिमिट मिलेगा 10 लाख का, 20 लाख का, या तो 40 लाख का। ओके, उसको लिमिट मिलेगा 10 लाख का, 20 लाख का, या तो 40 लाख का। आया पॉइंट समझ में? अभी यहाँ पर आईसीआई का क्या व्यू है वो सुन लो। आईसीआई के व्यू के हिसाब से 10 लाख या फिर 20 लाख का ही लिमिट मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 40 लाख का लिमिट भी दिया जा सकता है। ओके, सो आईसीआई का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को 10 लाख 20 लाख के लिमिट तक ही सीमित रहना है। ठीक है, सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, वैसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल कर रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसको लिमिट मिलता है 10 लाख या फिर 20 लाख का। आया समझ में ये सब? तो हम लोगों ने बेसिक बेसिक पॉइंट्स तो सारे कर लिए हैं। ओके, बेसिक बेसिक सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो 10 पॉइंट हमने किए हुए विदाउट एनी नॉलेज। ओके, ज्यादा नॉलेज नहीं था अपने को इस सेक्शन का, फिर भी 10 पॉइंट अपने इजीली हो गए। अभी उसके आगे जितने पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, सुन लो। अभी एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करके कंसेप्ट रहता है। ओके, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल के लिए बनाया हुआ है। वो वीडियो में आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन के साथ डिटेल में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं फॉर सीए इंटर पर्पज में एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, सुनो। मान के चलो कि एक हेड ऑफिस है। ओके, रिलायंस का एक हेड ऑफिस है। अभी रिलायंस ने एक डिसाइड किया है कि जब भी किसी भी वेंडर को पेमेंट होगा तो इट विल बी ओनली डन फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अलावा कोई उसको पेमेंट नहीं करेगा, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ओके, तो समझो कि किसी सीए ने रिलायंस के ब्रांचेस का ऑडिट किया। ओके, रिलायंस के ब्रांचेस का ऑडिट किया। अभी सीए बिल किसके ऊपर बनाएगा? रिलायंस एचओ के ऊपर। अभी जो रिलायंस एचओ के ऊपर जो जीएसटी आया हुआ है, ओके, जो आईटीसी है, वो आईटीसी क्या करना पड़ेगा रिलायंस एचओ को? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो सर, जिन भी ब्रांचेस ने ऑडिट का सर्विसेज लिया है उन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, उन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टर्नओवर के रेशियो में। अभी ब्रांचेस को अगर आईटीसी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग को एक नंबर लेना पड़ता है जो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। ओके, आईएसडी का एक नंबर रहता है, वो नंबर आपको लेना पड़ेगा।
आईएसडी गुड्स वगैरह बेच नहीं सकता, आरसीएम का सर्विस नहीं ले सकता। वो खाली एक ही चीज कर सकता है, दैट इज इनपुट सर्विस के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आया है समझ में? ओके। कंपलसरी में आगे पॉइंट, टैक्स डिडक्टर। ओके, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर तो आप सभी को मालूम ही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द टैक्स कलेक्टर। एंड टैक्स डिडक्टर क्या होता है? ये दोनों चीजें आप लोग को पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में आएंगी। टू बी स्टडीड इन, टू बी स्टडीड इन पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के इधर लिख के रखो, टू बी स्टडीड इन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को टैक्स डिडक्ट करने का पावर दिया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, सोसाइटीज हो गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई। तो गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट करने का पावर दिया हुआ है। तो जो टैक्स डिडक्ट करता है उसको टैक्स डिडक्ट करने के लिए एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड दूसरा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, जो भी वो अपने सप्लाई, अपने से नहीं, अपने नहीं, उसके वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको पैसा रेमिट करते टाइम बोला हुआ है कि टैक्स को डिडक्ट करना है, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करना है। एंड जो भी पैसा है वो रेमिट करते टाइम उतना काट के देना है। क्लियर है क्या? अमाउंट को कट करना है फॉर टीसीएस, इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्शन। ये भी डिटेल में बाद में आएगा। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ओके, इसका मीनिंग क्या है सुन लो। अगर कोई OIDAR सर्विस दे रहा है, OIDR सर्विस का मीनिंग क्या होता है? ओके, जो लोग सीए फाइनल, सीए में फाइनल में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के वीडियो में आप लोग को समझाया हुआ है। सीए इंटर वालों के लिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर समझो गूगल है, ओके, गूगल इज सिचुएटेड इन यूएस। अभी गूगल हमें बहुत सारा सर्विसेज देता है, ओके, वहां पर बैठ के। एंड NTOR, दैट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। NTOR का मीनिंग होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। NTOR का मीनिंग क्या है? NTOR का मीनिंग है अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि हम जैसे लोग जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग NTOR हैं एंड वो लोग OIDR सर्विस लेते हैं। जैसे हम लोगों ने गूगल ड्राइव का स्टोरेज लिया, हम लोगों ने पबजी का गेम खरीदा, ओके, मतलब OIDR सर्विस का मीनिंग होता है कि बिना इंटरनेट के वो सर्विस लेना पॉसिबल नहीं है। एंड उसका जो डिलीवरी है वो इंटरनेट के थ्रू ही आपको मिलेगा। जैसे ऑनलाइन गेम हो गया, ऑनलाइन जो ऐड आता है मतलब गूगल एडसेंस से, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ OIDR सर्विस। ठीक है, सो OIDR सर्विस अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से, ओके, इंडिया के बाहर से इंडिया में दे रहा है, किसको दे रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सो जो OIDR सर्विस प्रोवाइडर है उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? ओके। उसके बाद कंपलसरी में रहेंगे हम लोग अभी भी। 10th पॉइंट, अभी अमेंडमेंट तो मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ। जो लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज इंडिया के बाहर से, ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग कर देना, इसको सर्विस मत करो क्योंकि ये तो एक्शनेबल क्लेम ना। सो ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब कि ड्रीम इलेवन जैसा जो रहता है, मतलब ड्रीम इलेवन क्या रहता है? आप लोग फंड्स ऐड करते हो, ओके, बाद में खेलते हो, बाद में पूल बंद करके एक दो पर्सन जीतते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग। सो ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर से इंडिया में, तो इंडिया के बाहर वाला जो पर्सन है उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, सो OIDR एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन लोगों को बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और प्रोवाइडिंग गुड्स। ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग इज एक्शनेबल क्लेम, इसीलिए गुड्स के डेफिनेशन में फॉल करता है। सो जो ड्रीम इलेवन वाले जो है आउटसाइड इंडिया से सर्विस देते हैं, उन लोग को इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? एक पॉइंट बाकी था यहाँ पर, एक नहीं काफी सारे। नाइन्थ पॉइंट, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स इशूइंग इनवॉइसेस इन देयर नेम। ओके, तो हम लोगों ने एजेंट के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ओके, सीएनएफ एजेंट्स, उन लोग खुद के नाम से इनवॉइस इशू करते हैं अपने रिसिपिएंट्स को, तो इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग कमीशन एजेंट की बात नहीं कर रहे। ओके, नॉट कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का इनकम होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, इन लोग का इनकम इज नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सीएनएफ एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर। कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि ओला हो गया, उबर हो गया, एमएमटी हो गया, तो ये सब केसेस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है? उसके बाद जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, ओके, जिसको भी टीसीएस कलेक्ट करना होता है, जिसको भी टीसीएस कलेक्ट करना होता है, ओके, अंडर सेक्शन 52, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो टीसीएस कलेक्ट करने का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ओके, यहां तक समझ में आया? अब इसमें और भी दो पॉइंट्स हैं, हम लोग वो बाद में एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 23 के इसमें आ जाते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कि जो लोग फार्मर वगैरह हैं, ओके, जो लोग कल्टीवेशन आउट ऑफ प्लांट से गुड्स सेल करते हैं, पोटैटो हो गया, धनिया हो गया, वीट हो गया, जवार हो गया, तो ऐसे सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अभी उसके बाद कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, कमीशन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। जो भी एग्रीकल्चरिस्ट का कमीशन एजेंट होगा, उस कमीशन एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। कमीशन एजेंट मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट का गुड्स बेच के देते हैं एंड एग्रीकल्चर से कुछ परसेंटेज कमीशन अर्न करते हैं। तो जो भी कमीशन अर्न कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट्स? अभी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लायर हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, आरसीएम के सप्लायर हो गए, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर अप टू 10 लाख वाला हो गया, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया हैंडीक्राफ्ट वाला। ओके, ये वाला बाकी है अपना, ये हम लोग बाद में एक साथ करने वाले थे। फिर कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, एंड जिनको 40 लाख का बेनिफिट मिलता है उनको भी नंबर लेने का जरूरत नहीं है 40 लाख तक। उसके बाद कंपलसरी वाला देख लेते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कंपल्सरेशन सर्विसेज 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिलेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। फिर आरसीएम के रिसिपेंट को कंपलसरी, 9(5) को कंपलसरी, ये वाला बाकी है अपना। उसके बाद जो टीसीएस कलेक्ट करता है वो ईसीओ को कंपलसरी, एनआरटीपी हो गया, टैक्स डिडक्टर हो गया, ओके, यहाँ पर टैक्स कलेक्टर भी हो गया, एजेंट हो गया सीएनएफ एजेंट, आईएसडी हो गया, ओआईडीआर हो गया एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया। ओके, तो अभी अपना दो पॉइंट्स बाकी है, एक पॉइंट इन कंपलसरी एंड एक पॉइंट इन एग्जेम्प्ट। सुन लो अभी। भाई मान के चलो कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है से अमेजोन। ठीक है, ये अमेजोन है। अभी इस अमेजोन से आप लोग फॉर एग्जांपल वॉच सेल करते हो, ओके, दैट इज गुड्स सेल करते हो, एंड यहाँ पर है रिसिपिएंट। ओके, अमेजोन को टीसीएस कलेक्ट करने का लायबिलिटी दिया हुआ है,
टीसीएस कब कलेक्ट करना पड़ता है? जब भी रिसिपिएंट अमेजोन को पे करता है एंड अमेजोन वॉच के सप्लायर को पैसा देता है, तब उस केस में 1% टीसीएस कलेक्ट करने का लायबिलिटी ई कॉमर्स पे रहता है। एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूमेरिकल। समझो 1000 रुपीज का वॉच सेल किया, 180 का जीएसटी यहाँ पर चार्ज हुआ, सो टोटल 1180 का यहाँ पर टोटल सेल्स हुआ। अभी रिसिपिएंट कितना रुपया देगा अमेजोन को? टोटल 1180 देगा। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर कितना रुपया वॉच वाले को रेमिट करेगा? तो आंसर इज 1180 में से वो पहले तो अपना कमीशन माइनस करेगा, अज्यूम करते हैं ये कमीशन है, एंड ये कमीशन के ऊपर का जीएसटी है, ये दोनों माइनस करेगा। उसके बाद और क्या माइनस करेगा? टीसीएस माइनस करेगा, जो होगा 1% ऑफ 1000, दैट इज बेसिक अमाउंट। तो 10 रुपया टीसीएस माइनस करेगा, नेट 1130 पे करेगा। किसको पे करेगा? अमेजोन वुड पे टू वॉच सप्लाई। ओके। अभी यहाँ पर जो 7.2 है, ये पे करने के लिए इसके पास एक अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा, दैट इज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये 7.2 ई कॉमर्स ऑपरेटर का सर्विस इनकम है। ओके। एंड ये 10 को पे करने के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? सो जो ये टीसीएस है, इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्शन, एंड ये ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। एंड जैसे ही गवर्नमेंट को ये ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस पे करता है, वैसे ही वॉच सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ओके, जिन लोग को नहीं मालूम वो अभी के लिए इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये 10 रुपया रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैश, सो यू कैन यूज दिस इन पेमेंट ऑफ आरसीएम लायबिलिटी, एफसीएम लायबिलिटी, एंड जो भी लायबिलिटी, सब में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आया समझ में? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये जो गुड्स सप्लायर है, ओके, ये जो गुड्स सप्लायर है, इस गुड्स सप्लायर को गवर्नमेंट से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे तो लेने का जरूरत नहीं है। ओके, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा अमेजोन को एंड इस सप्लायर को, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, फिर आपको लिमिट मिलेगा। ओके, 10 लाख का या 20 लाख का या फिर 40 लाख का आपको लिमिट दिया जाएगा, अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो। ओके, एक बार वो कंडीशंस के ऊपर नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखो, कंडीशंस फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। तो ये कंडीशंस क्या क्या? सुनो। सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है। सच पर्सन शैल नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट। मतलब कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से एक ही स्टेट में बिजनेस करना चाहिए। ओके, थर्ड, जो भी पर्सन गुड्स सेल कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस पर्सन के पास पैन होना चाहिए। फोर्थ, सच पर्सन बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन कॉमन पोर्टल देयर पैन एंड शैल वैलिडेट ऑन द पोर्टल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से कम है, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे पैन कार्ड को वैलिडेट करना पड़ेगा पोर्टल पे। ओके, वहां पर एक प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू मेरे को क्या करना है? पैन कार्ड वहां पर डालना है। ठीक है, मेरा बिजनेस का नाम एड्रेस वगैरह डाल करके खाली पैन कार्ड को वैलिडेट करना है। ओके, उसके बाद मेरे को एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ओके, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो नंबर मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास एक ही एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में एक नंबर लिया, फिर वापस राजस्थान में जाके दूसरा एनरोलमेंट नंबर ले रहा हूँ। एक ही नंबर मेरे पास होना चाहिए। बिना एनरोलमेंट नंबर के ई कॉमर्स ऑपरेटर मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए गुड्स बेचने के लिए। ओके, एंड लास्ट, वेयर सच पर्सन्स आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25। मतलब कि आप लोग रजिस्ट्रेशन अब लेने वाले हो। ओके, यहाँ तक तो आप अनरजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड थे, लेकिन आप लेने वाले हो रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में एनरोलमेंट नंबर वुड सीज। मतलब जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला था जब आप अनरजिस्टर्ड थे, अब वो एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा, एंड अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? तो ये सब कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो यू कैन सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ।
विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किया, देन सप्लायर ऑफ गुड्स वुड बी लायबल टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आया है समझ में? एंड सर्विस प्रोवाइडर को, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर आप सर्विस देना चाहते हो, तो सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सर्विसेज का लिमिट 10 लाख 20 लाख है। एंड जो लोग अप टू 10 लाख 20 लाख का सर्विस दे रहे हैं, उन लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। क्लियर है क्या? सो हियर वी कंप्लीट विथ सेक्शन नंबर 23 एंड 24। दोनों सेक्शंस अपना साथ में हो चुका है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, प्रोसीजर्स नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, लेकिन प्रोसीजर के अलावा बाकी जो चीजें हैं, ओके, वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, है ना? प्रोसीजर के अलावा सबसे पहला सेक्शन नंबर 27 कर लेते हैं, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अभी सीटीपी कौन होता है पहले वो समझ लो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस ऐसा पर्सन जिसको दूसरे किसी स्टेट में एग्जीबिशन लगाना है। ओके, एग्जीबिशन लगाना है। एग्जीबिशन लगाना है तो क्या मैं उस स्टेट में जाकर के एक जगह भाड़े पे लूंगा, खुद का जगह लूंगा, ऐसा करूंगा क्या? नहीं। मैं तो सिंपल जिधर एग्जीबिशन हेल्ड होने वाला है वहीं पर जाकर के गुड्स को बेचना शुरू कर दूंगा। ओके, सिंपल। सो जो दूसरा स्टेट है, ओके, जो दूसरा स्टेट है, वो स्टेट क्या बोलेगा कि आप पहले तो यहाँ पर टेम्पररी पीरियड के लिए आए हो, दूसरा आपके पास कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केस में हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीएसटी पे करोगे कि नहीं पता नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले क्या बोलते हैं वो लोग कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट। ओके, एनआरटीपी क्या होता है? एनआरटीपी मतलब कि जो पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने को आया हुआ है, ओके, इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने को आया हुआ है, एंड उसके पास कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग को सबसे पहले तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोग लेंगे, वो बिजनेस चालू होने के, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के एटलीस्ट 5 डेज प्रायर मिल जाना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर आपको 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट करना था, तो आप लोग को नंबर कब मिलना चाहिए? 26 को। दैट इज 26 27 28 29 30। मतलब कि 26 नवंबर को अगर आपको नंबर मिलेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम 1 दिसंबर। गेटिंग द पॉइंट? या फिर यूं कह लो कि जब भी नंबर मिलेगा उसके 5 दिन के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आया समझ में? नॉर्मल लोग क्या करते हैं? पहले सेल्स करते हैं, 10 लाख के लिमिट तक पहुंचते हैं, उसके बाद नंबर लेते हैं। लेकिन सीटीपी एंड एनआरटीपी इन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो है ही है, एंड बिजनेस चालू होने के पहले रजिस्ट्रेशन। कितने दिन पहले? 5 डेज पहले। ओके, एमसीक्यू आ सकता है, इसको नोट डाउन करके रखो। उसके बाद जो इन लोग का रजिस्ट्रेशन रहता है वो कितना टाइम के लिए वैलिड रहता है वो सब। अ पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन। अ पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन मतलब कि अगर आप लोग का एग्जीबिशन 15 दिन का है, तो आप लोग 15 दिन का ही नंबर लेंगे, या फिर 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, मतलब कि जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से 90 डेज तक ही आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। ओके, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि आप लोग और 90 डेज से आपके नंबर को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने 1 अप्रैल को नंबर लिया, ओके, मैंने लिया 31 मई तक, 31 मई तक के लिए नंबर लिया, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मई। सो ये लगभग 61 डे ऐसा कुछ हो रहा है। अभी मेरा ये एग्जीबिशन 2 महीने में खत्म नहीं हुआ, तो मुझे एक्सटेंड करवाना है बाय फर्दर 90 डेज। तो यस, आई कैन एक्सटेंड इट बाय फर्दर 90 डेज। मतलब कि अब मेरा नंबर कब तक चलेगा? जून जुलाई अगस्त, मतलब कि अराउंड 30 अगस्त जितना, 30 या, हाँ, 30 अगस्त जितना मेरा नंबर चलेगा। ओके, इसमें सिंपल आपको 90 डेज ऐड करना है। सो 30 अगस्त तक भी अगर आपका एग्जीबिशन खत्म नहीं होता है, तो आप लोगों को
नॉर्मल नंबर लेना पड़ेगा। नॉर्मल नंबर मतलब कि रेगुलर टैक्स पेयर वाला नंबर। और सर रेगुलर टैक्स पेयर वाले नंबर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास होना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके। तो यहाँ पर आप लोग को नंबर तो मिलेगा, लेकिन नंबर का जो इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन कितना रहेगा? मैक्सिमम 90 डेज। एंड उससे भी ज्यादा अगर पॉसिबल, मतलब आपको एक्सटेंशन चाहिए तो और 90 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल है। सो टोटल 180 डेज से ज्यादा आप लोग सीटीपी का नंबर या फिर एनआरटीपी का नंबर होल्ड नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद आप लोग को नंबर नॉर्मल में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस टैक्स। नॉर्मल लोग जीएसटी कब पे करते हैं? पूरे महीने में सेल्स हुआ, उसके बाद अगले 20 को पे करते हैं। ओके, अगली तारीख, अगले मंथ के 20 को। लेकिन सीटीपी को एंड एनआरटीपी को नंबर लेने के पहले, दैट इज जीएसटी नंबर, उन लोग को एडवांस टैक्स भरने के बाद ही मिलेगा। सो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। एडवांस टैक्स मतलब कि पहले जीएसटी भरो ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्टिमेशन। ओके। एस्टिमेटेड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस एस्टिमेटेड आईटीसी। ओके, जितना एस्टिमेशन है आपका उसके हिसाब से लायबिलिटी माइनस एस्टिमेशन आईटीसी। ओके, ये आपको पे करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड लायबिलिटी माइनस एस्टिमेटेड आईटीसी, ये आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को नंबर मिलेगा। आ रहा है समझ में? सो एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत हुआ चलेगा एस्टिमेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एडवांस टैक्स भरना ही पड़ेगा। ओके। इफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सटेंडेड देन डिपॉजिट एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। ओके, अगर आप लोग और एक्सटेंड करने वाले हो तो और भी आप लोग को टैक्सेस भरने पड़ेंगे। ओके, और एडिशनल एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। उसके बाद अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर ऑब्वियसली। जो भी हम लोग एडवांस टैक्स भरेंगे, अब तक तो रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ये पैसा ई कैश लेजर में जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक हम लोग का लेजर होता है, उस लेजर में पैसा हमारा डिपॉजिट होगा। इन सिंपल वर्ड्स उसको एक्सप्लेन करूँ तो, बैंक में आपका एक अकाउंट रहेगा। अगर आप एटीएम से कैश को डिपॉजिट करोगे तो आपके बैंक में क्रेडिट होगा। वैसे ही वैसे ही आपके बैंक से गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक ई कैश लेजर होता है, वहां पर पैसा क्रेडिट होगा। क्लियर है? अभी अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया एज कंपेयर टू जितना टैक्स भरना चाहिए था, ओके, तो आप लोग को रिफंड मिल सकता है। ओके, एंड अगर शॉर्ट भरा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? सो इतने पॉइंट्स है फॉर सीटीपी एनआरटीपी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड, बिजनेस चालू होने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन, मैक्सिमम 90 डेज प्लस एक्सटेंशन पॉसिबल ऑफ 90 डेज, एंड एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। कैसे भरेंगे? एस्टिमेटेड आउटपुट टैक्स माइनस एस्टिमेटेड आईटीसी। क्लियर है पॉइंट्स? तो अपना सेक्शन 27 हो गया है। अभी रूल नंबर 10 कर लेते हैं एक बार। ओके, ये भी एक प्रोसीजर का पार्ट है, लेकिन ये प्रोसीजर के टाइम पर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। ओके, उसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो स्पेसिफिकली आपका प्रोसीजर ड्रिवन होगा। ओके, पूरा का पूरा प्रोसीजर्स। रूल नंबर 10, इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जीएसटी सर्टिफिकेट जीएसटी REG 6 इस फॉर्म में देना पड़ेगा। ओके, एक फॉर्म है उसमें देना पड़ेगा, याद रखने का जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर का फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी सप्लाई के चैप्टर में किया हुआ है। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी हमने किया हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लायबल हुए, लायबल होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर नंबर के लिए एप्लीकेशन दिया, मिला या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमने अप्लाई किया, ओके, अप्लाई किया, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? जिस दिन हम लोग का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ, वो दिन से हम लाए, उस दिन से हम लोग रजिस्टर्ड माने जाएंगे। ओके, वो दिन से हम लोग रजिस्टर्ड माने जाएंगे। अज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को हम लोग का टर्नओवर क्रॉस हुआ 20 लाख रुपए, तो हम लोग को 30 अप्रैल तक नंबर के लिए ऑप्ट करना है। 30 अप्रैल तक अगर नंबर के लिए हमने ऑप्ट किया तो हम लोग यहां से रजिस्टर्ड है ऐसा माना जाएगा। ओके, आगे सेक्शन नंबर 10(3),
इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल, मतलब कि हम लोगों को 30 अप्रैल तक नंबर के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने किया है ऑन से 5 मई। तो जब भी आप लोग 30 दिन के बाद नंबर के लिए ऑप्ट करेंगे, तो जो दिन नंबर मिला आपको, उस दिन से ही आप रजिस्टर्ड हो ऐसा माना जाएगा। दैट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द इफेक्टिव डेट। ओके। उसके बाद रूल नंबर 10A, बैंक अकाउंट डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड विद इन, ये अमेंडमेंट एरिया है। ओके। बैंक अकाउंट का डिटेल्स रहता है। ओके, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वो डिटेल्स आप लोग को फर्निश किधर करना पड़ता है? जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी के पोर्टल पे आप लोग को अपने बैंक का डिटेल्स डालना पड़ता है। कितने टाइम में डालना है वो यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, कितने टाइम में डालना है कहते हैं ये लोग? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर आपको 1 दिसंबर को जीएसटी नंबर मिलता है, तो 30 डेज के अंदर अंदर बैंक डिटेल्स फर्निश करना है, मतलब 30 दिसंबर तक। ओके। और बिफोर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 और IFF विच एवर इज अर्लियर। ओके, अभी GSTR 1 का ड्यू डेट इज 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, रिटर्न्स के चैप्टर में आएगा। IFF का डेट इज 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अज्यूम करते हैं GSTR 1 वाला केस है आप, तो दिसंबर मंथ का रिटर्न आप लोग कब फाइल करेंगे? ऑन 11 जनवरी। सो 30 दिसंबर 2023 और 11 जनवरी 2024, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बैंक का डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। क्लियर है? आपका बैंक का डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। आया समझ में? आगे रूल नंबर 10B, इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, he shall identify himself as follows. Okay, he shall furnish the following documents, that is his or her Aadhaar enrollment ID slip and पासबुक और वोटर आईडी और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब कि यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अगर जो पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ओके, उनको आधार ऑथेंटिकेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास आधार नंबर नहीं है, ओके, तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा? वो लोग को एनरोलमेंट आईडी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ओके, मतलब कि आपने आधार नंबर के लिए ऑप्ट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो फोटो है, दैट इज बैंक पासबुक विथ फोटो, पासबुक पे फोटो रहता है ना, वो वाला अपलोड करना पड़ेगा, या तो वोटर आईडी, या तो पासपोर्ट, या तो ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके से आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। वंस द आधार नंबर इज अलॉटेड, he shall authenticate Aadhaar within 30 days of allotment of Aadhaar। ओके, जब जैसे ही आप लोग को आधार नंबर मिलेगा, उसके 30 दिन में आप लोग को पोर्टल पे जाकर के ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, तो फिर आप लोग को जो प्रूफ ऑफ पोजीशन है, ओके, ऑफ आधार नंबर और अल्टरनेट अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। मतलब कि जो आप लोग को इधर ऑथेंटिकेशन हुआ था ना आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवैलिड मानेंगे। कब इनवैलिड मानेंगे? जब भी आधार नंबर मिलने के 30 दिन में आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो। आया समझ में? अब यहाँ पर और एक पॉइंट है, लिख लो चाहिए तो। अगर आपको रिफंड के लिए ऑप्ट करना है, ओके, रिफंड के लिए ऑप्ट करना है, रिफंड के लिए अप्लाई करना है, तो इस केस में आप लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन। सेकंड, अगर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर, तो भी मैंडेटरी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। आया समझ में? और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पा रहे हो क्योंकि आधार नंबर ही नहीं है, तो उस केस में आपको एनरोलमेंट आईडी से अलोंग विथ बैंक पासबुक विथ फोटो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या तो फिर पासपोर्ट, इसके बेसिस पर करवाना पड़ेगा। फिर आपको रिफंड मिल जाएगा, या तो रिवोकेशन आपका हो जाएगा। एंड फिर आधार नंबर जैसे ही आपको मिलेगा, उसके 30 दिन में ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। नहीं करवाया तो रिफंड आपसे वापस ले लिया जाएगा, एंड आपका नंबर जो रिवोक हुआ था वो वापस से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? समझ में आया? सो हियर वी कंप्लीट विथ सेक्शन नंबर 23, 24, 27 एंड रूल 10। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रोसीजर्स करेंगे। ओके।
दैट्स इट फॉर टुडे।